हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ रेडियोग्राफिक इमेज का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। इस सीरीज के मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है रेडियोग्राफिक इमेज। किसी रेडियोग्राफिक इमेज की क्लैरिटी को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट तथा इमेज क्वालिटी होते हैं। कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि एक्सरे या किसी रेडियोग्राफ पर उपस्थित दो पास पास के एरिया के मध्य डेंसिटी का डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। इट मीन्स कि एक एरिया कितना ज़्यादा ब्लैक है और दूसरा कितना वाइट है, उन दोनों के बीच में डेंसिटी या ग्रे स्केल का जो डिफरेंस होता है वो कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जिसमें सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है फिल्म कॉन्ट्रास्ट, जिसके बारे में हमने अभी पिछले दिनों डिटेल से क्लासेस पढ़ी थी, जिनके लिंक चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तीसरा है फॉग एंड स्कैटर। तो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के बारे में। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट किसी सब्जेक्ट के अलग अलग भागों से ट्रांसमिट होने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में डिफरेंस सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। जैसे माना कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आधा बोन से बना हुआ है और आधा सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है। अगर हम इन पर एक्सरे बीम डालें तो बोन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उससे एक्सरेज कम बाहर आएंगी तथा सॉफ्ट टिश्यू से डेंसिटी कम होने के कारण ज़्यादा एक्सरेज बाहर आएंगी। तो जो ट्रांसमिटेड एक्सरे बीम है उनकी जो इंटेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस होता है वही सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। यानी एक्सरे बीम पेशेंट से बाहर निकलते समय उसमें जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को चार फैक्टर प्रभावित करते हैं। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को चार फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है थिकनेस डिफरेंस, दूसरा है डेंसिटी डिफरेंस, तीसरा है एटॉमिक नंबर डिफरेंस और चौथा है रेडिएशन क्वालिटी। ये चार फैक्टर हैं जिनके द्वारा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट का निर्धारण होता है। एक सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट किस तरह से आपको मिलेगा, तो एक एक करके हम इन्हें भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर है थिकनेस डिफरेंस। माना एक ही पदार्थ के बने हुए दो अलग अलग थिकनेस के ब्लॉक, इन पर हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरे बीम डालते हैं और माना कि जो स्मॉल ब्लॉक है उससे जो एक्सरे बीम निकलती है उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता है IS, और जो लार्ज ब्लॉक है उससे निकलने वाली एक्सरे बीम की तीव्रता IL है। तो यहां पर सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट IS/IL होगा। यहां पर सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? IS/IL होगा। थिकनेस बढ़ने के साथ जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एक ही पदार्थ का बना हुआ मटेरियल होगा, तो ज्यादा थिकनेस वाला मटेरियल या ब्लॉक ज्यादा एक्सरे बीम को रोकेगा, उससे निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कम होगी। और जो पतला ब्लॉक होगा जिसकी थिकनेस कम होगी वो ब्लॉक कम एक्सरे बीम को रोकेगा, उससे निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब इसका ही सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? IS/IL, यानी स्मॉल ब्लॉक से निकलने वाली इंटेंसिटी और लार्ज ब्लॉक से निकलने वाली इंटेंसिटी। अगर किसी सॉफ्ट टिश्यू मास में अगर कोई एयर कैविटी प्रोड्यूस हो जाए तो वो थिकनेस डिफरेंस के रूप में ही काम करती है। जैसे ये दो ब्लॉक है, एक समान इनकी थिकनेस है। अगर इस ब्लॉक के अंदर एक एयर कैविटी प्रोड्यूस हो जाए तो एयर लगभग कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करती, ऑलमोस्ट जीरो एब्जॉर्ब करती है। तो ये ब्लॉक इसमें अब जो इससे जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी वो ज्यादा होगी और इससे निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी
कम होगी। तो गैस फिल्ड कैविटी होती है वो क्या करती है, थिकनेस उनकी कम हो जाती है, क्योंकि जो एयर फिल्ड कैविटी होगी वो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जैसे ब्रेन वेंट्रिकल्स की स्टडी में हम वेंट्रिकुलोग्राफी करते हैं तो ब्रेन वेंट्रिकल्स की में एयर बढ़ जाती है, जिसके कारण वो विजुअलाइज होने लगते हैं। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर है डेंसिटी डिफरेंस। बॉडी टिश्यू में सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करने का डेंसिटी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है वो एक्सरे बीम को उतना ज्यादा ही एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर हम एक समान मोटाई के आइस और वाटर का ब्लॉक लें तो वाटर की डेंसिटी 9% ज्यादा होती है बजाय किसके, आइस के। तो एक्सरे बीम डालोगे तो एक्सरे बीम 9% ज्यादा एक्सरेज को अटेन्यूएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करने का तीसरा फैक्टर होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंस। अपनी बॉडी में अलग अलग जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट अलग अलग बॉडी टिश्यू में रिलेटिव अटेन्यूएशन डिफरेंस के कारण से होता है। जैसे अलग अलग टिश्यू कितनी अमाउंट में एक्सरे बीम को अटेन्यूएट करेगा उसके आधार पर होता है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अटेन्यूएशन मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होता है। इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। किसी नाभिक के इनर सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसको फिल करने के लिए जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं उस समय एनर्जी निकलती है। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जिससे जंप करने पर ये क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी देंगे तो वो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा, जिस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लो केवीपी एक्सरेज के उपयोग के दौरान हाई एटॉमिक नंबर सबस्टांस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर हम बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग टिश्यू जैसे बोन, मसल तथा पेट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें तो बोन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है 13.8, मसल का होता है 7.5 एंड पेट का होता है 5.9। बोन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा एक्सरेज को अटेन्यूएट करती है। ये क्या करती है, ज्यादा एक्सरेज का अटेन्यूएट करती है। इन दोनों के मसल और फैट के जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और ये इनका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो बोन से बहुत कम होता है। इसलिए इनका अटेन्यूएशन फोटोग्राफिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कम पाया जाता है। इनके अंदर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के एक्सरे के द्वारा डिफरेंस बहुत कम किया जा सकता है। इसके लिए लो केवीपी जैसे 30 केवीपी एक्सरे बीम पर इनके द्वारा जो अटेन्यूएशन, इनके द्वारा जो डिफरेंस होगा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट वो मैक्सिमम होगा 30 केवीपी पर। क्यों, इस केवीपी पर इनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः लो एटॉमिक नंबर की अवस्था में लो केवीपी के द्वारा मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी या मेमोग्राफी, उसमें लो केवीपी एक्सरे बीम काम में ली जाती है, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू में मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा भी हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया में या तो आयोडीन होता है या बेरियम होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, बेरियम का 56 होता है। इनका एटॉमिक नंबर बोन, फेट और मसल से बहुत ज्यादा होता है। अतः इनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की संभावना और भी ज्यादा होती है, जिस कारण ये मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करती है, हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करते हैं। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से इनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की संभावना क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होने से इनमें अटेन्यूएशन ज्यादा होगा। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाला चौथा कारक होता है रेडिएशन क्वालिटी, यानी केवीपी।
अगर किसी ब्लॉक पर गिरने वाली या बॉडी टिश्यू पर गिरने वाली केवीपी बहुत ज्यादा लो होती है तो ये पेशेंट के पार आ ही नहीं पाती है, ये पेशेंट की या जो ब्लॉक है इसके द्वारा ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अगर प्रॉपर केवीपी हो तो पेशेंट के पार आकर ये रेडियोग्राफिक इमेज का निर्माण करती है। लो केवीपी एक्सरेज के द्वारा हाई कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जाता है। क्या कहता है? हाई कॉन्ट्रास्ट या हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न किया जाता है। किस तरह से किया जाता है हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है IS/IL, यानी स्मॉल ब्लॉक से निकलने वाली इंटेंसिटी और लार्ज ब्लॉक से निकलने वाली इंटेंसिटी का डिफरेंस कहलाता है। माना कि एक ही मटेरियल के बने दो अलग अलग ब्लॉक हैं, इस पर हम 50 केवीपी के 100 लाइट फोटोन या एक्सरे फोटोन इसके ऊपर हम डालते हैं। थिकनेस कम होने के कारण स्मॉल ब्लॉक से निकलने वाले रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी वो 40 है, 40 फोटोन बाहर निकल जाते हैं और लार्ज से 25। तो यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो कॉन्ट्रास्ट होगा 40/25 = 1.6। अगर हम केवीपी को बढ़ाकर 80 केवीपी कर देते हैं, यानी एक्स रे बीम की एनर्जी को बढ़ा दिया और अब 100 फोटोन इस पर डालते हैं, तो इससे निकलने वाले फोटोन क्या हो जाएंगे? मानना कि डबल हो गए, और इससे निकलने वाले फोटोन डबल से भी ज्यादा यानी 50, 25, 60 हो गए। इस कंडीशन में हम अगर कॉन्ट्रास्ट देखें तो 80/60 ये हो जाएगा 1.33। इस अवस्था में हम देखेंगे कि स्मॉल ब्लॉक से 60% ज्यादा एक्सरे बीम बाहर निकल रही है, यानी स्मॉल बीम क्या होगा? इसकी क्या होगा? इनका सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक्सरे बीम की एनर्जी बढ़ाने पर सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कम होता है। इस तरह हम देखें तो लो केवीपी एक्सरे बीम पर आपको हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। इसे शॉर्ट स्केल कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्केल कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ग्रे स्केल के बहुत ही कम शेड पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? देखो मैं बताता हूं आपको। ये एक ब्लॉक, ये बड़ा ब्लॉक, ये छोटा ब्लॉक, दोनों एक ही पदार्थ के बने। इन पर आप एक्सरे बीम डालते हो, और अगर केवीपी कम रह जाए, मतलब एक इतना कम भी नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर नहीं आ पाए, नॉर्मल रेंज का केवीपी आपने डाला एकदम से, तो उससे क्या होगा? जो स्मॉल ब्लॉक है इससे तो आपको खूब सारी एक्सरेज बाहर मिलेंगी, और जो लार्ज ब्लॉक है इससे मिलने वाली एक्सरेज क्या होंगी? बहुत ही कम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसकी थिकनेस इतनी होगी ये मैक्सिमम एक्सरे बीम को रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? क्योंकि इसकी केवीपी कम है, और जो स्मॉल है उससे खूब आएगी। तो इसकी अगर आप डेंसिटी देखोगे तो इसकी डेंसिटी आपको यहाँ पर तो जहाँ पे स्मॉल ब्लॉक है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डेंसिटी मिलेगी, और यहाँ पर कम मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा? फिल्म ब्लैकनेस बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पे जितनी ज्यादा ब्लैकनेस यहाँ होगी उतनी ब्लैकनेस यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पर आपको दो ही शेड मिलेंगे, या तो ब्लैक और व्हाइट। उनके बीच के शेड होंगे वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पतले से ज्यादा एक्सरे निकल जाएंगी, मोटे से कम एक्सरे निकलेंगी। तो इससे क्या होता है? शॉर्ट स्केल, यानी ग्रे शेड की स्केल कम होती है, यहाँ पे कम मिलते हैं। अगर आप केवीपी ज्यादा लेते हो, हाई केवीपी एक्सरे बीम लेते हो, तो उससे आपको लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? आपको लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, और इसे हम लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं, या लार्ज स्केल कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं, लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट बोल दो। कैसे? ये एक्सरे अगर आपने केवीपी बढ़ा दिया तो इससे तो खूब सारी एक्सरेज निकलेंगी, या ये तो श्योर ब्लैक होगा, लेकिन केवीपी बढ़ाने से इससे निकलने वाली एक्सरे भी क्या हो जाएंगी? ये भी ज्यादा हो जाएंगी। तो आपको क्या होगा? यहाँ पर भी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। इसके और इसके बीच में डेंसिटी का अंतर क्या होगा? कम होगा। इसलिए आपको सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या हो गया? लो हो गया। लेकिन अलग अलग थिकनेस की होगी, उनसे एक्सरे बीम सबसे थोड़ी पार निकलेंगी, यानी इसके अंदर आपके लॉन्ग जो आपका जो स्केल होगा वो क्या होगा? ग्रे शेड का बहुत ज्यादा होंगे। इसके अंदर बहुत सारे ग्रे शेड इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर और बताना चाहता हूं, जिसका नाम है एक्सपोजर लेटीट्यूड। केवीपी एक्सपोजर से किस प्रकार से रिलेटेड है ये हम देखते हैं। इसके अंदर
मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, लेटीट्यूड वाले चैप्टर में, कि लेटीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्ट्रास्ट के। यानी अगर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है तो लेटीट्यूड कम होगा, और लेटीट्यूड ज्यादा है तो कॉन्ट्रास्ट कम होगा। ये एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लो कॉन्ट्रास्ट फिल्म होती है, इस फिल्म का क्या होता है, लेटीट्यूड लार्ज रेंज ऑफ लेटीट्यूड होती है, यानी इसके अंदर आपके एमएस सेटिंग की एक बहुत ही ज्यादा लार्ज रेंज होती है, एमएस फैक्टर की एक बहुत बड़ी रेंज को ये क्या कर सकता है, इमेज को, इससे इमेज क्रिएट कर सकता है, एक बहुत ज्यादा रूम होता है इसके अंदर। और अगर आपका केवीपी सेटिस्फैक्ट्री हो, उस कंडीशन में क्या होता है, लो कॉन्ट्रास्ट जो इमेज होती है उसमें क्या होता है, उसका लार्ज लेटीट्यूड होता है, वो एमएस की बहुत ज्यादा रेंज, की वाइड रेंज को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। हाई केवीपी टेक्निक, हाई केवीपी टेक्निक लेते हो, हाई केवीपी टेक्निक के अंदर अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अपने को क्या मिलती है, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलती है। और लो कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलेगी तो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज का लेटीट्यूड क्या होता है, लार्ज लेटीट्यूड, एक लार्ज रेंज ऑफ लेटीट्यूड मिलती है। यानी हाई केवीपी इमेज का कॉन्ट्रास्ट लो होगा, और कॉन्ट्रास्ट लो है तो उसकी जो लेटीट्यूड होगा, लेटीट्यूड भी क्या होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट की केवीपी के द्वारा लेटीट्यूड किस प्रकार से परिवर्तित होगा। इसके लिए हम एक दो फिल्में लेते हैं, एक लार्ज, एक तो हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, एक लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट की फिल्म है। माना कि एक अलग अलग दोनों को बना देता हूं। ये है जब लो केवीपी यूज में ली जाती है, लो केवीपी यूज में लोगे तो आपका सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होगा, और कॉन्ट्रास्ट हाई होगा तो आपका एक्सपोजर लेटीट्यूड क्या होगा, स्मॉल एक्सपोजर लेटीट्यूड आपको प्राप्त होगा, स्मॉल एक्सपोजर लेटीट्यूड आपको प्राप्त होगा। किस तरह से होगा देख लीजिए। आपका जो लेटीट्यूड है वो छोटा लेटीट्यूड है, इसका मतलब आपका स्लोप क्या होगा, ज्यादा इरेक्ट होगा, इस कंडीशन में होगा। और आपने केवीपी लो रखा है और आपको हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्राप्त हो रही है, यानी आपको इमेज के अंदर दो ही ग्रे स्केल मिलते हैं, मान लेते हैं एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो व्हाइट वाला होगा वो स्केल एक्सपोजर क्या होगा, उसके लिए जो एक्सपोजर होगा वो क्या होगा, इवन होगा, और वो क्या होगा, स्टोई रीजन के पास में होगा। और दूसरा कौन सा आपको शेड मिलता है, ब्लैक शेड। ब्लैक शेड क्या होता है, यहाँ पर स्थित होता है, और इसका आपको क्या होता है, ये किस कौन से रीजन के पास होता है, शोल्डर रीजन के पास होता है। इसका एक्सपोजर मान लो log E2 या E2 एक्सपोजर बोल दो, या log रिलेटिव एक्सपोजर log E2 बोल दो इस चीज को। इन दोनों का डिफरेंस E2 माइनस E1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, E2 माइनस E1 क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैसे होता है, आपने अभी मैंने बताया था आपको, एक ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक पे एक्सरे बीम डाली, तो इससे आपको क्या होगा, ज्यादा एक्सरे बीम मिलेगी, यानी ये ज्यादा ब्लैक होगा, किधर होगा, आपका यहाँ पर स्थित होगा, यानी इसके पार जो एक्सपोजर निकल रहा है उसको आप काउंट करोगे तो वो यहाँ पर मिलेगा आपको। इससे जो डेंसिटी मिलेगी वो डेंसिटी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी। और बोन से ऑलमोस्ट बहुत ही कम एक्सरेज बाहर निकलेंगी, तो उनसे क्या होगा, जो आपको शेड मिलेगा वो व्हाइट शेड होगा, और उसके पार जो आपको एक्सपोजर मिलेगा उसको काउंट करोगे तो एक्सपोजर भी कम होगा, और उस एक्सपोजर के साथ में आपको जो डेंसिटी मिलेगी, हम इनको D1 D2 देते हैं, तो डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत कम मिलेगी। आपने इसके लिए मान लो एक एमएस आपने लगाया है, जो एक्सपोजर आपने ऊपर से ये एमएस एक्सपोजर इसको दिया है। अब अगर आप इस एमएस को थोड़ा सा कम करते हो, कम करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे गिरने वाली एक्सरेज कम होंगी, तो देखो इस जो स्मॉल ब्लॉक है इससे निकलने वाली एक्सरे भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। मान लो कम डेंसिटी मिली आपको तो यहाँ पे कम मिलेगा, लेकिन इसमें कमी की गुंजाइश नहीं है। इस यहाँ से एक्सरे बीम कम निकली है तो यहाँ से भी कम निकलेगी। अब यहाँ से पहले ही इसका आपको शेड व्हाइट मिल रहा था, और एक्सरे बीम मिल जाएगी, तो इसका जो ये ग्राफ का ये पॉइंट है किधर खिसक जाएगा, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक कर्व के टॉय रीजन की ओर, यानी एकदम से ब्लैक हो जाएगा। आपको इमेज क्या होगी, ज्यादा अच्छी नहीं प्राप्त होगी। आपके पास बिल्कुल भी बहुत ही कम रूम है कि आप एमएस के अंदर चेंजिंग कर पाओ। अगर आप कहते हो एमएस को बढ़ा देते हो तो यहाँ से एक्सरे बीम बढ़ेगी, यहाँ पे भी दोनों से, यहाँ पर भी एक्सरे फोटोन बढ़ेंगे, यहाँ पे भी इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पे तीव्रता बढ़ती है बड़े ब्लॉक के पास में या छोटे ब्लॉक के, तो यहाँ पर तीव्रता बढ़ेगी तो डेंसिटी जो
एक्सपोजर आपके पास आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा डेंसिटी मिल रही है, पहले से ज्यादा मिल रही है, और यहाँ पे कम मिल रही है, तो कम मिल रही है। अगर यहाँ पर अगर डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो आपका कर्व किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर होगा, आपको जो डेंसिटी मिलेगी एक्सेप्टेबल रेंज में। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर भी अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ के कहां पे जाएगी, इस रीजन की तरफ जाएगी, इस रीजन की तरफ जाएगी। ये ग्राफ के कौन से फील्ड में, शोल्डर रेंज में, शोल्डर टॉइक, शोल्डर जो आपका पोर्शन है उसके अंदर है। यहाँ की ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में उपयोगी नहीं है। मैंने आपको बताया था डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये स्टीप पोर्शन होता है, 0.25 से 2 डेंसिटी के मध्य यही काम का होता है। इससे कम आओगे तो आपको विजुअलिटी बहुत ही मतलब क्या होगा, एकदम क्लियर इमेज होगी, डेंसिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा डेंसिटी इतनी होगी को आपको ट्रांसमिटेड फोटोन बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपकी विजिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और अगर हम हाई केवीपी यूज में ले तब मिले तो आपको इमेज क्या मिलेगी रे, लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। और आपका एक्सपोजर लेटीट्यूड क्या होगा, लार्ज एक्सपोजर लेटीट्यूड होगा, इससे लार्ज एक्सपोजर लेटीट्यूड होगा। ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, देखो आपका जो लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, आपको सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कम मिल रहा है, इसमें आपका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होगा। आपको जो हाई केवीपी लोगे, हाई केवीपी के अंदर इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी आपने केवीपी बढ़ा दिया, अब एक गिवन एक्सपोजर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जो डेंसिटी मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी, इन दोनों की इंटेंसिटी के मध्य अंतर क्या होगा, बहुत कम होगा। एक्सपोजर के मध्य अंतर क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आपका जो दोनों के मध्य, एक्सपोजर के मध्य जो आपका डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। E2 माइनस E1 क्या होगा, स्मॉल होगा कि होगा। अब अगर आप इस दिए गए एमएस में कमी करते हो, कमी करोगे तो ग्राफ इधर शिफ्ट होगा इधर, लेकिन अभी भी क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व के स्टीप पोर्शन के ऊपर ही रहेगा। ये क्या रहेगा, स्टीप पोर्शन पे भी, तो भी क्या होगा, इमेज आपकी सेटिस्फैक्टरी रहेगी, खराब नहीं रहेगी। इस स्टीप पोर्शन के ऊपर आपकी रेडियोग्राफी जब तक है तब तक आपकी विजिबिलिटी, आपकी रेडियोग्राफी सब कुछ एक्सेप्टेबल रेंज में होगा। थोड़ी डेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन इमेज आपको अच्छे से दिखाई देगी। अगर आपने एमएस कम किया तो ये दोनों ही एक्सपोजर इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल रेंज में। और अगर आपने एमएस बढ़ा दिया तो थोड़ा बढ़ा दिया तो भी ये क्या रहेगा, ग्राफ आपका इस स्टीप पोर्शन पर रहेगा, इसका कोई भी पॉइंट शोल्डर या टॉय रीजन पर ओवरलैप नहीं करेगा। ये क्या होगा, एकदम से एक्सेप्टेबल रेंज में इसके अंदर होगा। अतः इस आधार पे हम कह सकते हैं कि केवीपी बढ़ाओगे तो केवीपी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, एक तो एक्सपोजर लेटीट्यूड, एक तो किसको करता है, एक्सपोजर लेटीट्यूड, और दूसरा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। कैसे, केवीपी बढ़ाने से आपका सब्जेक्ट का कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्रभावित कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, आपके एक्सपोजर लेटीट्यूड को भी प्रभावित कम कर रहा है। केवीपी कम है तो आपका लेटीट्यूड का, एक्सपोजर का जो लेटीट्यूड वो क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है इन चीजों का। तो केवीपी के द्वारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवीपी क्या किन चीजों को प्रभावित करता है, एक्सपोजर लेटीट्यूड और सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को। और एमएस को देखें, एमएस फिल्म ब्लैकनिंग को कंट्रोल करता है, किसको करता है, फिल्म ब्लैकनिंग को कंट्रोल करता है, जिसे हम डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवीपी किस चीज को प्रभावित करता है, एक्सपोजर लेटीट्यूड और सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को इन्फ्लुएंस करता है, इनको प्रभावित करता है। और एमएस किसे कंट्रोल करता है, एमएस फिल्म ब्लैकनिंग या आपकी जो डेंसिटी है इसको प्रभावित करता है। लेकिन हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए देखें तो केवीपी हमने कहा है कि एमएस फिल्म डेंसिटी को प्रभावित करता है, लेकिन केवीपी भी किसको प्रभावित करता है, फिल्म डेंसिटी को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, फिल्म डेंसिटी केवीपी की फोर्थ पावर है, चौथी घात है, उसके समानुपाती होता है। कैसे होता है, अगर आप केवीपी को 50 केवीपी से 60 केवीपी बढ़ाते हो तो आपका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, 60 की घात 4, 50 की घात 4, ये क्या हो जाएगा, 2.07 इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी केवीपी में आपने 10 केवीपी का इंक्रीज किया तो आपके एमएस या फिल्म डेंसिटी क्या होगी, डबल होगी। फिल्म डेंसिटी क्या होगी, फिल्म डेंसिटी क्या होगी, डबल होगी। यानी आप जब 10 केवीपी बढ़ाते हो तो आपको एमएस क्या करना पड़ेगा, केवीपी अगर आप 10 बढ़ाते हो तो आपको एमएस कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। केवीपी में 10 की वृद्धि करने पर एमएस कितना होता है, आधा होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अगर केवीपी को 50 से 60 किया है और एमएस आपने 30 लगाए थे तो नए एमएस क्या होंगे, तो 15 एमएस हो जाएंगे। लेकिन
ये चीज आपकी 50 से 60 केवी तक ही ज्यादा सही है। अगर आप हायर रेंज की केवीपी पर जाते हो, जैसे आप 85 केवीपी के ऊपर चले जाते हो, तो आपको एमएस आधे करने के लिए आपको केवीपी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 15 केवीपी बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15 केवीपी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 50 से 60 केवीपी के आसपास ही ये रूल सही होता है। अगर आप केवीपी की हाई रेंज जैसे 85 केवीपी पे चल गए, अब आपको एमएस आधे करने हैं, तो आपको केवीपी में 15 की वृद्धि करोगे तब एमएस आधे होंगे। मैंने आपको बताया था रेडियोग्राफिक इमेज क्लैरिटी को प्रभावित करने वाले दो कारण होते हैं। एक तो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट, और दूसरा क्या होता है? इमेज क्वालिटी। और कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाले मैंने 3 कारण बताए थे। पहला बताया था सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, दूसरा बताया था फिल्म कॉन्ट्रास्ट, और तीसरा मैंने बताया था फॉग एंड स्केटर। तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट हमने पढ़ लिया, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। फिल्म कॉन्ट्रास्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, पिछली जो वीक में मैंने आपकी डिटेल से क्लासेस ली हैं। अगर आप वो नहीं ले पाए तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे इनका लिंक देख सकते हैं। उसके बाद में फॉग एंड स्केटर। फॉग एंड स्केटर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्केटर रेडिएशन क्या होता है। देखो, किसी पेशेंट पर जब एक्सरे बीम गिरती है तो हम इसकी एक्सरे बीम बाहर निकलती है सीधी, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्सरे बीम। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्सरे बीम। लेकिन कुछ एक्सरे फोटोन ऐसे होते हैं जो कुछ प्रभाव, जैसे कॉम्पटन स्कैटरिंग हो गया या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, दूसरे कोई भी इफेक्ट होंगे, उनसे क्या होता है? ये एक्सरे फोटोन अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है, और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मान लो ये एक्सरे फिल्म थी, इस पर ये एक्सरे फोटोन यहां से आ रहा है, इसकी इमेज कहां पे बननी थी? यहाँ पे। इसके पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसने क्या किया? यहाँ पर अटेन्यूएट हो गए, बाकी नहीं हो रहे, तो यहाँ पर डेंसिटी उत्पन्न करेगा जो अपनी रेडियोग्राफिक इमेज बनाएगा। यानी इसके पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो एक्सरे फिल्म को दे देता है। लेकिन ये फोटोन, अगर इसके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन होती तो ये अपनी इमेज इस फिल्म पर यहाँ पे बनाता, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया और इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही है, यानी ये इसके पास कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक्सरे इमेज की शार्पनेस को कम करता है। इस एक्सरे फोटोन को हम कहते हैं स्कैटर रेडिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटर रेडिएशन। देखो, स्कैटर रेडिएशन को बढ़ाने वाले फैक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फैक्टर है पार्ट थिकनेस। अगर बॉडी पार्ट की थिकनेस बढ़ती है तो स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। जैसे आप रिस्ट का एक्सरे करते हो और एब्डोमेन का एक्सरे करते हो, विदाउट ग्रिड विदाउट बकी आप कर रहे हो, तो आपको रिस्ट का एक्सरे ज्यादा शार्प, ज्यादा अच्छा, बढ़िया नजर आएगा, और एब्डोमेन के एक्सरे को आपको थोड़ा सा आपने उसकी रेडियोग्राफिक जो देखोगे उतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉडी पार्ट की थिकनेस बढ़ने से आपके स्कैटर रेडिएशन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फील्ड साइज बढ़ता है, तो क्या होता है? फील्ड साइज बढ़ने से आपका जो फील्ड साइज बढ़ने से क्या होगा? स्कैटर रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, आपकी इमेज क्वालिटी खराब होगी। तीसरा, केवीपी बढ़ने से केवीपी का इफेक्ट भी पड़ता है। केवीपी बढ़ने से स्कैटर रेडिएशन बढ़ जाता है। तो स्कैटर रेडिएशन को कम कैसे करेंगे? आप छोटा फील्ड साइज खोलो, यानी आप कोलीमेटर का उपयोग करो। कोलिमेशन या कोलीमेटर के उपयोग से स्कैटर रेडिएशन कम होता है। इसके अलावा आप ग्रिड का उपयोग करोगे, ग्रिड जिसे एंटी स्कैटर ग्रिड भी कहते हैं, स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करेगा। और एयर गैप टेक्निक अगर आप काम में लेते हो तो उससे क्या होगा? आपको स्कैटर रेडिएशन कम मिलेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है फॉग। फॉग की मैंने एक आपको स्ट्रिक्ट डेफिनेशन बताई थी। फॉग की सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है कि किसी एक्सरे फिल्म पर उपस्थित अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन, यानी वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो लाइट या एक्सरे के द्वारा एक्सपोज नहीं हुए हैं, फिर भी वो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान डेवलप हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिल्म फॉग। यानी फॉग क्या कहलाता है? अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन का डेवलपमेंट फॉग कहलाता है। लेकिन जो हम डेली यूज में काम करते हैं, कॉमन यूज में, उसमें क्या होता है? कोई एक्सरे फिल्म है या कैसेट है, वो अगर एक्सरे डिपार्टमेंट में रह जाए, उस पर स्कैटर रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन गिरने से रेडिएशन लग जाए, या कैसेट ओपन हो जाए, थोड़ी सी उसके लाइट लग जाए, तो उसके कारण जो फिल्म पर फॉग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोजर फॉग। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोजर फॉग। लेकिन
कई बार उसे सिर्फ फॉग भी कह दिया जाता है, जो एकदम से बिल्कुल गलत है। फॉग की डेफिनेशन तो सिर्फ एक ही होती है, क्या होती है? अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइट ग्रेन का डेवलपमेंट फॉग कहलाता है। ये इसे एक्सपोजर फॉग कहते हैं, कॉमनली इसे हम आजकल फॉग कहने लग गए हैं, लेकिन ये सही नहीं होता है। तो ये स्कैटर रेडिएशन और ये क्या होगा, ये और फॉग होगा, ये क्या करेगा? आपके सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को कम करेगा। ये क्या करता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को कम करता है। फॉग तथा स्कैटर किसी फिल्म के सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को कम कर देते हैं। फॉग और स्कैटर क्या करते हैं? किसी फिल्म के सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को कम कर देते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व की शेप को भी चेंज कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व की शेप को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। किसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की अगर स्लोप कम हो जाए तो उसका क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट भी कम हो जाता है। जैसे ये आपका नॉर्मल कर्व है और ये इसके अंदर फॉग एंड स्कैटर इंक्लूड किया हुआ है, तो फॉग एंड स्कैटर इंक्लूड करोगे तो इसने क्या किया? आपकी जो कर्व है इसकी स्लोप को कम कर दिया है। और जो ये फॉग एंड स्कैटर के द्वारा जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है या कॉन्ट्रास्ट आपका कम होता है, ये मेनली लोअर डेंसिटी पर निर्भर करता है। ये क्या कौन सा एरिया में होता है? लोअर डेंसिटी के एरिया में होता है। जैसे अगर आपका नॉर्मल कर्व है, आपका फॉग एंड स्कैटर नहीं इंक्लूड किया हुआ, उस समय आपका फिल्म गामा हम देखें तो वो होगा 2.4, और अगर फॉग एंड स्कैटर इंक्लूड हो गया तो ये क्या होगा? 1.8। यानी जो फॉग एंड स्कैटर है वो कॉन्ट्रास्ट में कमी आपकी लोअर डेंसिटी रीजन में करते हैं। कौन से रीजन में करते हैं? लोअर डेंसिटी रीजन में। हाई डेंसिटी रीजन के अंदर इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हाई डेंसिटी रीजन के अंदर क्या होगा? ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं। हाई डेंसिटी रीजन पर फॉग एंड स्कैटर ज्यादा आपके कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज नहीं कर पाते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर ये जो लोअर डेंसिटी होती है यही हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा काम की होती है। इसलिए फॉग एंड स्कैटर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में क्या करते हैं? एक्सरे इमेज के कॉन्ट्रास्ट को कम करने का काम करते हैं। तो ये रेडियोग्राफिक इमेज के कॉन्ट्रास्ट का चैप्टर कंप्लीट है। कल हम इमेज क्वालिटी के साथ दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।